guys, welcome to our YouTube channel Education Worth. So today we will start from class 10th first chapter, that is chemical reaction and equation. ये इस chapter का first part है. So before we start our video, please hit that subscribe button. सो लेट्स बिगिन कि इस पार्ट में हमारे क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे. तो इस पार्ट में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है केमिकल रिएक्शन, chemical equation, writing a chemical equation and balancing a chemical equation. So let's begin with the first heading, that is chemical reaction. Let's see chemical reaction क्या होती है. Chemical reaction is the process of interaction of chemical with each other to form new substances. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंटरेक्शन ऑफ केमिकल होता है, केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाए, तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे. या फिर हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन आर द चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. जिन चेंजेस की वजह से हमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस मिले उसे भी हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे. अब सेकंड पॉइंट है डेट इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड से हम रिवर्स नहीं कर सकते. इसे रिवर्स का मतलब क्या होता है, वापस इसकी एक्चुअल स्टेट में हम इसे चेंज नहीं कर सकते यूजिंग फिजिकल मेथड. अब हमारे पास फिजिकल मेथड कौन कौन से हो गए. फिजिकल मेथड लाइक इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन एंड मैग्नेटिज्म. इन सब मेथड को यूज़ करके हम इसे दोबारा इसके एक्चुअल स्टेट में रिवर्स बैक नहीं कर सकते. अगर हम एग्जांपल देखें केमिकल रिएक्शन के, तो फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. मतलब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो पानी यानी वाटर बनाता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे इंटरेक्शन ऑफ केमिकल हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इंटरेक्शन हो रहा है और हमें पानी एज अ न्यू सब्सटेंस मिल रहा है. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है. सेकेंड इज कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2. जब हमारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. तो यहाँ पे भी हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है. तो यहाँ पे भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है. अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के, जो हम अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं हमें अपनी. तो फर्स्ट इसमें क्या है, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना. मतलब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. तो वहाँ पे भी क्या होती है, वहाँ पे भी ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है. सेकेंड इज रस्टिंग ऑफ आयरन. मतलब लोहे का जंग लगना. अगर हमने देखा होगा कि अगर हम लोहे को काफ़ी देर तक एयर में छोड़ दें तो उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करके रस्टिंग शुरू हो जाएगी, उसके वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाएगा. तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है. थर्ड इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है, हमारा जो हम फूड खाते हैं वो हमारा ब्रेक डाउन होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. तो ये हमारा ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड जो होता है, इट इन्वॉल्व डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. तो ये भी एक एग्जांपल किसका है, केमिकल रिएक्शन इन आर, जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं. फोर्थ इज फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड. दही का जमना भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग चेंजेस. मतलब अगर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है. फर्स्ट जो है हमारा चेंज इन स्टेट. हमें पता है हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. चेंज इन स्टेट कैसे होगा, अगर हमने कोई सॉलिड लिया है केमिकल, वो रिएक्शन के बाद लिक्विड या गैस में चेंज हो सकता है. सिमिलरली अगर हमने कोई लिक्विड लिया है तो वो सॉलिड या गैस में चेंज हो सकता है, और अगर हमने कोई गैस ली है तो वो सॉलिड या लिक्विड में चेंज हो सकती है. इसको हम क्या कहेंगे, इस एग्जाम्पल को हम कहेंगे चेंज इन स्टेट, मतलब उनके स्टेट में चेंज होना. सेकेंड है चेंज इन कलर. केमिकल का रिएक्शन के बाद कलर भी चेंज हो सकता है. थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर. उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, रिएक्शन के टाइम उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है. फोर्थ इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस का इवॉल्व होना, मतलब रिएक्शन के टाइम पे गैस का निकलना, इवॉल्व हो रही है गैस, तो वो भी एज अ चेंज कंसिडर करा जाएगा किसमें, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन में.
नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते क्या है। अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह समझना है तो हमें दो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। लेट्स सी रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट इज अ केमिकल यूज्ड फॉर द रिएक्शन। जो केमिकल हम रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो केमिकल हमें रिएक्शन के बाद मिलते हैं, वो रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो पार्ट लेते हैं रिएक्शन में, और जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो हमें प्रोड्यूस मतलब हमें मिलते हैं रिएक्शन के बाद। अगर हम इसे एग्जांपल से समझें तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं मैग्नीशियम रिबन का, जो कि बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है। हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसे बर्न करा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें एक वाइट पाउडर मिल रहा है। ये वाइट पाउडर क्या होता है, ये वाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ऑब्टेन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम रिबन एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन क्या है, हमारे केमिकल यूज फॉर रिएक्शन, मतलब क्या है ये रिएक्टेंट्स। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, हमारा केमिकल प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा प्रोड्यूस हो रहा है जब इन दोनों में रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ देखते हैं, अब हमें देखना है कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट है हमेशा कहाँ लिखे होने चाहिए, हमेशा हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, और उनके बीच में लगेगा प्लस साइन। अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है, उनके बीच में हम प्लस साइन लगाएंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट्स को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और उनमें प्लस साइन लगाएंगे इन बिटवीन, उनमें भी हम प्लस साइन लगाएंगे इन बिटवीन। Arrowhead points towards the product. Arrowhead points towards the product. जो हमारा arrowhead है वो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट होगा, और ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये शो करेगा कि हमारी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, और हमेशा ये प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट होगा। केमिकल इक्वेशन। अब हमें पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन और हम क्यों यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस इज क्वाइट लॉन्ग। अगर हम केमिकल रिएक्शन का सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन देखें तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम रिबन का, तो अगर हमने उससे लिखा कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, तो ये काफ़ी लेंथी पड़ गया। तो इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। इसे हम शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को यूज करके हम इसे शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। Representation of a chemical reaction in terms of symbol and balance formula of reactant and product is known as chemical equation. जब हम represent करते हैं chemical reaction को in terms of symbol and balance formula, तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है chemical equation। अब इसमें सबसे एक ज़रूरी चीज़ है कि हमें फिजिकल स्टेट बताने होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड में वाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड है, वो लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। अब एक्वस क्या होता है, एक्वस वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, मतलब जो हमारा केमिकल है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स की जगह केमिकल फार्मूला यूज़ करें तो ये हमारी बहुत शॉर्ट हो जाएगी, कंसाइज हो जाएगी और बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं मैग्नीशियम रिबन का ही। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखें यूजिंग फार्मूला, तो हम मैग्नीशियम को Mg लिखा है, ऑक्सीजन को हमने O2 लिखा है, तो हमें क्या मिला है, MgO, डेट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये देखें हम काफ़ी शॉर्ट हो गई है हमारी इक्वेशन। अब हम यहाँ पे देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। हमें पता कैसे चलता है ये बैलेंस है या नहीं है, हमें क्या होता है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS। मतलब हर एलिमेंट का एटम हमें काउंट करना होता है LHS में और RHS में। अगर वो इक्वल आ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ, तो वो हमारी बैलेंस्ड है, और अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो हमारी अनबैलेंस्ड है। तो हमें अभी अपनी इक्वेशन बैलेंस बनानी पड़ेगी।
अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इसमें हम एग्जांपल फर्स्ट हमने लिया है वही Mg का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। हमने देखा था ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं थी। अब हम देखते हैं कि हम इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हमें पता है कि ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हम एलिमेंट्स के सामने सबसे पहले ये ब्रैकेट्स लगा लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। फिर हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम एलिमेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे और प्रोडक्ट्स लिखेंगे। हमारे पास एलिमेंट क्या है, हमारे पास एलिमेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। हमारे पास यहाँ से दो एलिमेंट हैं। अब हमें रिएक्टेंट के नीचे लिखना है कि हमारे पास मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 1 ही एटम है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट साइड में कितना है। अब प्रोडक्ट साइड में भी हमारा 1 ही है, तो हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ Mg कितना है, हमारे 1 एटम है। ऑक्सीजन का देखते हैं हम, ऑक्सीजन के हमारे कितने हैं, ऑक्सीजन के हमारे 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में। और हमारे प्रोडक्ट साइड में हमारा सिर्फ 1 ही एटम्स हैं। अब हमें पता चल रहा है कि हमारे ऑक्सीजन के एक साइड 2 एटम है और एक साइड 1 एटम है। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इसे हमें बैलेंस करना है। तो हमें प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स चाहिए। तो हम इसे इंटू 2 करेंगे। अगर ये इंटू 2 हो जाएगा तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया है। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है। पर हमारा अब हम देखें तो हमारा Mg भी तो 2 हो गया है, मतलब हमें Mg भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम रिएक्टेंट साइड में भी हमें Mg 2 चाहिए, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अगर हम देखें तो हर किसी के जो आइटम्स हैं वो इक्वल साइड है, इक्वल है ऑन LHS एंड RHS। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, फाइनल इक्वेशन हमारी आएगी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO, ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। पर हमें ये पता है कि फाइनल हमें इक्वेशन जब लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन में हमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी होती है। तो फाइनल जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम इनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करेंगे। Mg मैग्नीशियम जो होता है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सॉलिड होता है। ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास गैस में होता है। और 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारे पास सॉलिड होता है। तो इनकी फिजिकल स्टेट भी हमें लास्ट में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल लेते हैं वो आयरन का लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं टू गिव आयरन ऑक्साइड और H2। इसमें हम सबसे पहले हमें पता है ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारे प्रोडक्ट हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमें कंफ्यूजन ना हो तो हम एलिमेंट्स के सामने ब्रैकेट बना लेंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद हम अपने एलिमेंट लिखेंगे। हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें अब हम देखेंगे कि Fe के कितने रिएक्टेंट की तरफ कितने एटम है। तो हमें पता है Fe के सिर्फ 1 एटम है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट की तरफ कितने एटम है। प्रोडक्ट की तरफ हमें पता है 3 एटम्स है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, तो रिएक्टेंट की तरफ 2 एटम्स लिख देंगे। और प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ 1 लिख देंगे। और प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, प्रोडक्ट की तरफ इसके 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब हमें ये Fe और ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए इंटू 3 करेंगे। तो ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 1 की जगह
हमारे पास कितने हो जाएंगे, अब हमारे पास 3 एटम हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड में भी। सिमिलरली हमें ऑक्सीजन के भी 4 करने हैं, तो हम इंटू 4 कर देंगे। तो अगर हम यहाँ इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4 एटम हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के तो 4 एटम हो जाएंगे, पर हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, हमारे पास हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 एटम्स हो जाएंगे। तो हमें हाइड्रोजन को भी सिमिलर बनाना है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट पे भी 8 एटम चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन की प्रोडक्ट वाली साइड, ताकि हमें मिल जाए 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4। तो ये हमारी जो होगी वो फाइनल इक्वेशन होगी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2O। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, हमें इनकी स्टेट मेंशन करनी है। आयरन जो होता है हमारा क्या होता है, आयरन हमारा सॉलिड होता है। H2O पानी हमारा क्या होता है, पानी हमारा लिक्विड होता है। Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड क्या होता है हमारा, आयरन ऑक्साइड भी सॉलिड होता है। और H2 ये हमारा क्या होता है, H2 हमारी क्या होती है, गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये फिजिकल स्टेट भी हमें मेंशन करनी होती है, और ये हमारी फाइनल क्या है, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो नेक्स्ट जो हम एग्जांपल लेते हैं वो हम ले रहे हैं जिंक का। रिएक्शन हो रही है इसकी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमें ZnSO4 जिंक सल्फेट मिल रहा है और हमें H2 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो रिएक्टेंट हैं, और जो हमारे राइट हैंड साइड वाले होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। और हमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम हर कंपाउंड के सामने ब्रैकेट लगा देते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा हमें एटम्स में कि रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट देखते हैं कि कितने कितने एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्टेंट में कितने एटम है। अगर हम रिएक्टेंट में जिंक के देखें तो रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट में जिंक का सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में भी जिंक का सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे। अगर हम हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और यहाँ पे देखें तो हम प्रोडक्ट में भी इसके 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। सल्फर देखें तो सल्फर तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 1 ही है, तो 1 का कितना है, सल्फर का कितना है, सल्फर के सिर्फ 1 एटम है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सल्फर का सिर्फ 1 एटम है, तो यहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, तो वी विल राइट 4। और हम देखें प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट में भी 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो अगर हम देखें तो हमें हमारी ये केमिकल इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसलिए क्योंकि दोनों साइड जो हमारे एटम्स हैं वो रिएक्टेंट के भी सेम है और वो प्रोडक्ट के भी सेम है, तो हमारी ये वाली जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हमें पता है हमारी ये वाली इक्वेशन सेम थी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम दोनों के सेम थे, तो उसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए हम लास्ट वाली जो इसकी फाइनल इक्वेशन लिखेंगे उसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, इसमें हम बस अब फिजिकल स्टेट लिखेंगे। जैसे जिंक क्या होता है, जिंक हमारा सॉलिड होता है, तो हमने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया। H2SO4 हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, यहाँ पे हम लिक्विड लिख देंगे। ZnSO4 जिंक सल्फेट भी हमारा लिक्विड होता है, यहाँ पे हम लिक्विड लिख देंगे। H2 जो कि होता है हमारा गैस, तो यहाँ पे हमारा गैस लिख देंगे। इनकी लास्ट में फिजिकल स्टेट जरूर मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना पड़ता है, तो इसमें हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमारा जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड चीज़ है इसमें, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब जो हमारा एलिमेंट का मास है, टोटल मास प्रोडक्ट वाली साइड, वो इक्वल किसके होना चाहिए, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट जो हमारे किस साइड प्रेजेंट है, रिएक्टेंट वाली साइड प्रेजेंट है। और इसमें द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस के टाइम हम क्या करते हैं, हम एटम्स ही तो इनके सेम बनाते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स को सेम बनाने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। Thanks for watching our video, and if you liked our video, so subscribe to our channel and don't forget to like, share and comment.